हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कि अगर हम बात करें सिंपली तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था पिछले क्लास में। हम लोगों ने मतलब 2 पेज एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया था, जहाँ से हम लोगों ने ये सीखा था कि मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल्स पाए कहाँ जाते हैं, मिनरल्स निकलते क्या हैं, मेटालर्जी क्या है, जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोग्राफर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोड क्या होता है, विंस क्या होता है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी चीज़ हम लोगों ने सीखा था। ये देखिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ सीख लिए थे कि मोल्टेन प्लाज्मा हो गया, 7 प्लेट्स, 7 गो प्लेट होता है अर्थ पर, अर्थक्वेक, वोल्केनो जब निकलते हैं तो वोल्केनो जब इस तरह से निकल रहे थे तो वोल्केनो ही निकल के आते हैं और वो क्या बन जाते हैं, वो जमा होते हैं तो वो इग्नियस रॉक्स बनते हैं सबसे पहले। उसके बाद वो लेयर में इस तरह से एक ही पर एक गिरते जाते हैं। जैसे ये पहला लेयर हुआ, फिर इस पर गिरा, फिर दूसरा बार, फिर तीसरा बार, तो ये बन जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। उसी तरह तीसरा था मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसलिए हम लोग कुछ समझे थे, हम लोगों ने ये भी जान लिया था, ठीक है, कि बेड और लेयर्स क्या होता है। और कोयल का फॉर्मेशन जो होता है वो मोटा मोटी सेडिमेंट्री रॉक से ही होता है, जिसका आगे हम पढ़ेंगे कोयल टॉपिक में डिटेल में, ठीक है। यहाँ 2-3 जो बात था वो लोड और विंस क्या होता है वो समझना था, जिसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। लोड और विंस, लोड्स, विंस एंड लोड्स, ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम लोग को यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन पाए जाते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं खास करके यहाँ पर ये चीज़ कुल मिला के हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ मिनरल्स पढ़े थे, कितने टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, ये कुल मिला के इतने तरह के हम लोगों ने मिनरल्स पढ़े थे और यही क्लासिफिकेशन था। अब देखिए हम लोगों को 3 तरह से पढ़ लिए थे, ठीक है, 3 कंडीशन पढ़ा था, यानी फॉर्म्स ऑफ रॉक्स अगर हम बात करें, फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स अकर, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स अकर्स किस तरह से होते हैं, तो मोटा मोटी ये 3 तरह का था। इस तरह से अगर हम इसको बांटें तो 1, 2, 3, 4 और एक 5 भाग में बटेगा ये। पहला जो था वो था लोड या विंस की तरह से, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये था इग्नियस रॉक में हम लोग पढ़े, इग्नियस रॉक, या इसको हम बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक में हुआ था, मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा में अगर हम बात करें तो दूसरा में आपका क्या आ जाता था, दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो पाए जा रहे थे मिनरल्स उसके बारे में पढ़े। तीसरा में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तो तीसरा हम लोगों ने जाना रेसिड्यूअल मास ऑफ वेदरिंग, ठीक है। कुल मिला के 3 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद जो चौथा हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आपका एलुवियल डिपॉजिट। चौथा हम लोगों को पढ़ना है एलुवियल डिपॉजिट, ये वाला पोर्शन पढ़ना है जो यहाँ पर है, आपको नज़र आ रहा है। तो थोड़ा डिटेल जान लेते हैं उसके बाद। और उसके बाद 5वां नंबर जो आपको पढ़ना है, 5वां नंबर में आपको पढ़ना है ओशियन बेड्स के बारे में। यानी कुल मिला के 5 फॉर्म में आपको नज़र आएगा मिनरल्स जो अकर होते हैं वो कुल मिला के इस तरह होते हैं। पहला यहाँ पर होंगे लोड और विंस में, ठीक है, लोड और विंस में ये पोर्शन में, ठीक है, इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का बात हुआ, रेसिड्यूअल मास ऑफ वेदरिंग, एलुवियल डिपॉजिट और ओशियन बेड, जिसमें से हम लोगों ने कुल मिलाकर ये पोर्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद एलुवियल डिपॉजिट के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो एलुवियल डिपॉजिट के बारे में सबसे पहले जानते हैं और इस पर ही चर्चा करते हैं। तो टॉपिक डालते हैं आज अपना एलुवियल डिपॉजिट, यानी हम लोग टॉपिक डालते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। ये हो गया हमारा टॉपिक, इसी पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, उसको समझाएंगे। इसमें कह रहा है कि सर्टन मिनरल्स में अकर्स एज एलुवियल डिपॉजिट, कुछ मिनरल्स जो हैं एलुवियल डिपॉजिट में पाए जाते हैं। है क्या एलुवियल डिपॉजिट, इसको समझाएंगे, ठीक है। इन साइंस ऑफ वेलिस फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स,
दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स, और इस डिपॉजिट को करते हैं प्लेसर डिपॉजिट, एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच नॉट कवर्ड बाय वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इम्पोर्टेंट हम बात करें तो ये वाला पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये इम्पोर्टेंट मिनरल्स के बाद आ रहा है। कुल मिला के कुछ समझ में नहीं आया तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। ठीक है, देखते हैं। देखिए एलुवियल डिपॉजिट में कुल क्या होता है कि जैसे आप रिवर हो गया, ठीक है, जो रिवर होता है, ठीक है, जो रिवर होता है तो रिवर जहाँ से फ्लो करता है, आप कभी भी घूमने गए होंगे तो आप ये चीज़ देखे होंगे कि जब रिवर फ्लो करता है तो एक से एक घाटी बनाता है, जैसे पहाड़ से, जैसे माउंटेन से होके जब वो निकलता है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, ठीक है, और यहाँ से जब कोई रिवर निकलता है, कोई रिवर, इसको रिवर को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये रिवर, ये मान लीजिए ये रिवर है, और ये रिवर जो है फ्लो कर रहा है, यहाँ से ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रिवर यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है, ये रिवर हो गया आपका, ये हो गया आपका रिवर, और ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है। उसके बाद जब ये रिवर फ्लो करता है तो ये जो ज़मीन पर आता है तो जो माउंटेन के बीच में ही क्या करता है, वैलीज बना देता है। वैलीज कहने का मतलब इस तरह से शेप का, देखो इस तरह से शेप का ये घाटी बना देता है, इस तरह से शेप का इसका ये घाटी बना देता है, इस तरह से शेप का, इस तरह से शेप भी रहेगा, इस तरह से भी शेप रहेगा, यानी इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, इसको बोलते हैं यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सा बात रखते हैं कि ज़मीन, पानी पड़ा ज़मीन पर, तो जहाँ मट्टी उट्टी नया भरा है वहाँ से पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी कहीं कोनी यहाँ धर के इस तरह से बहेगा, फिर वहाँ से सब पानी वहीं से बहे रहेगा, धीरे धीरे वहाँ की जो मट्टी है वो काटते जाएगा, तो कुछ ज़्यादा पोर्शन ले जाएगा, और धीरे धीरे यही क्या होता है कि लार्ज स्केल पर जब माउंटेन को काट काट कर क्या करता है, वहाँ पर सबसे पहले ये किनारे वाला पोर्शन काटते 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 इस तरह से पहले वैली शेप बन जाता है, पानी दोनों में से बहेगा, ठीक है। लेकिन और फिर क्या करता है कि ऊपर वाला पोर्शन तो मेजर काट चुका है, अब नीचे वाला पोर्शन को यहाँ पर भी चोट करता है, इस पोर्शन को भी चोट करता है, और इस पोर्शन को भी काटते काटते क्या कर देता है, बराबर कर देता है, ठीक है। और इस तरह से ये वैली बनता है। अब क्या होता है, ये रिवर जो है, ये रिवर जो था आपका, इससे इसी से आपका फ्लो कर रहा है, इससे आपका फ्लो करता रहता है, ठीक है। यानी इस तरह से माउंटेन है और माउंटेन के बीच में ये, माउंटेन के बीच में ये फ्लो करते रहता है। जब ये फ्लो करता है तो उसके बीच क्या होता है कि जो वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होंगे, जो वहाँ पर मान लीजिए छोटे छोटे अगल बगल जो माउंटेन का जो पत्थर होगा उसको वो साथ में लेते जाएगा, ठीक है। और वो क्या करता है, जैसे ही जाता है, जाते जाते जाता है, जाते जाता है, उसके बाद क्या कहता है, वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल, यानी रिवर जब चला तो वो क्या हुआ कि फ्लोर, यानी ये जो हम बताएं कि वैली का जो ये फ्लोर था, ये वाला, यानी ये जो वैली का फ्लोर है, इस पर ये डिकम्पोजिशन करते जाता है, यानी यहीं पर मतलब कहीं कहीं जमते गया। मान लीजिए जा रहा है पानी लेके, ठीक है, ये पानी लेके जा रहा है, बीच में वो पत्थर मिल गया तो कुछ वाला पोर्शन यहाँ जम जाएगा। इस तरह से कुछ कुछ पोर्शन छोड़ते जाता है और कुछ फ्लो करते जाता है, ठीक है। या दूसरा पोर्शन क्या है, उसके बाद ये कह रहा है कि ऑफ वैली फ्लोर्स पर एंड द बेस ऑफ हिल, जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर जब ये पोर्शन गिरा रिवर का, तो यहाँ से जो काट के लेके आ रहा था यहाँ पर भी तो जमा करेगा ना, यानी जो वैली है, घाटी है, ठीक है, तो वहाँ के फ्लोर पर, वैली के फ्लोर पर, उसके बाद हिल के, यानी हिल जो होगा माउंटेन से जो छोटा होता है उसको हिल बोलते हैं, तो हिल के जो बेस होगा, यानी यहाँ से रिवर अगर मान लीजिए ये चला है, ये रिवर इस तरह से बह रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ जमा करेगा। यानी कुल मिला के बात यहाँ है कि कहीं से काटेगा और वो जमा करेगा कहाँ, रास्ता में जो रिवर है वो जमा करते जाता है। वो जमा करेगा दो जगह पर, या तो वैली फ्लोर पर जमा कर देगा, या क्या करेगा, बेस ऑफ हिल पर वो जाकर डिकम्पोजिशन कर देगा, ये जाकर यहाँ पर डिकम्पोजिशन कर देता है, ठीक है। और जब यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऐसा है कि जब वो दहाक के लिए आ रहे थे, मतलब वो कुछ काट के लिए आ रहे थे, इरोजन कर के लिए आ रहे थे, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मिनरल्स नहीं होता है। तो अब वहाँ पर क्या होता है, और ये सब जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये सब जो क्या बोलते हैं, डिपॉजिट होते हैं, इसी को बोला जाता है
प्लेसर डिपॉजिट, और इसका एक अलग नाम डिपोजिशन करता है, डिकम्पोजिशन लिखा गया सॉरी, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, यहाँ पर डिपोजिशन करता है, यहाँ पर ये क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, एक जगह ला के इकट्ठा कर देता है, और इसका अलग नाम दिया गया है प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कॉरेड बाय वाटर, और ये क्या करता है, जनरली कंटेन मिनरल्स which do not corroded by water, यानी वो क्या होता है कि वाटर से वो कोरोडेड नहीं होगा, यानी कि वो पानी से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि अगर रिवर लेके आ रहा है तो उसमें वही सर्वाइव करेगा जो पानी से बचा रहेगा। जो मान लीजिए पानी से अब लोहे है, इतना दिन पानी में रहेगा कि बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो वही मिनरल वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं जो कि पानी में वहाँ पर रह सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल कुछ होगा। एग्जाम्पल जैसे समझिए गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम। तो एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरह से ETC आप देख सकते हैं। यानी कुल मिला के आप समझ गए कि वहाँ से जब चलता है तो पहाड़ को काटते हुए तो फ्लोर, वैली के फ्लोर पर, घाटी के फ्लोर पर जमा कर जाता है, या पहाड़ पर से जब गिरा कहीं पर डायरेक्ट तो वहाँ पर भी जमा कर देता है। ठीक है, कौन कौन एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो इम्पॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को आप ध्यान रख के देख लीजिएगा, याद करने वाला है। यानी कुल मिला के एल्यूवियल डिपॉजिट में हम लोगों ने सीख लिया कि यहाँ पर क्या होगा, गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा, सिल्वर हो गया, ये सब एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। रेसिडुअल मास ऑफ वेदरिंग में हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पर जैसे बॉक्साइट हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल था आपका, इसका एग्जाम्पल आपका था बॉक्साइट। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपका कोयला आ जाता है, इसमें कोयला आ गया था, और इसमें तो फिर ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओशियन बेड्स पर। ओशियन बेड्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक नया टॉपिक डालते हैं, ओशियन बेड्स। ठीक है, तो ओशियन बेड्स के बारे में पाँचवा नंबर हमारा टॉपिक है क्या, तो पाँचवा नंबर हमारा टॉपिक है ओशियन बेड्स। ओशियन बेड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओशियन बेड्स क्या है, और उसके बाद देखते हैं ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ओशियन वाटर में बहुत सारे मिनरल्स कंटेन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। मतलब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, मतलब समाप्त हो जाते हैं। हाउएवर कुछ जो है कॉमन साल्ट हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशियन वाटर। यानी कुल मिला के थोड़ा सा डिटेल है कि यहाँ से ये बात समझते हैं कि ओशियन में तो पाए जाते हैं बहुत सारे मिनरल्स, लेकिन जो काम की चीज़ नहीं रहता है, जो काम का चीज़ आपका है वो आपका निकल गया, क्या बोलते हैं, नमक हो गया, ये सब जो कुछ हो गए। तो ब्रोमीन हो गया, तो कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये चीज़ पाया जाता है। और उसके बाद बोल रहा है कि ओशियन का बेड, यानी समझ रहे होंगे ओशियन का बेड का मतलब, कहने का मतलब ये ओशियन है, तो नीचे वाला जो फ्लोर होगा उसी को बोलते हैं ओशियन बेड्स, जमीन। ठीक है, ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स, यानी ओशियन बेड्स जो होते हैं वो मैंगनीज नोड्यूल्स में भी रिच होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 2-3 चीज़ थे, कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। ठीक है, यानी यहाँ से आपको जो मिलेगा, आपको यहाँ से जो मिलने वाला है वो है आपका कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, बोरोन। और उसके बाद जो ओशियन बेड्स होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो ओशियन बेड्स पर आपको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा मैंगनीज नोड्यूल्स। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर इतना बात था। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। अब इस चारों 5 को फॉर्म को याद रखिएगा, लोड विंस की तरह, सेडिमेंट्री रॉक्स, रेसिडुअल मास ऑफ वेदरिंग, एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, ओशियन बेड्स। इस तरह से ये पोर्शन जो था आपका कंप्लीट हो गया। अब
ये तो समझ गए कि किस किस रूप में पाए जा रहे हैं कि ओशियन बेस में, यानी समुद्र के बेस पर पाए जाएंगे। ठीक है, समुद्र के बेस पर भी पाए जाएंगे। उसके बाद एलिवेट डिपॉजिट में पाए जाएंगे रेसिडुअल मास। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं, नीचे का पोर्शन क्या कह रहा है। हाँ, एक बात किया है, एक चर्चा चीज़ किया हुआ है कि रैट होल माइनिंग क्या होता है। रैट होल माइनिंग को समझते हैं, थोड़ा सा रैट होल माइनिंग को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, रैट होल माइनिंग क्या होता है, रैट होल माइनिंग क्या होता है। ठीक है, रैट होल माइनिंग क्या है कि कुल मिला के यहाँ पर ये बात है कि जो आपको जो मिनरल्स होते हैं, जो आपके मिनरल्स होंगे, उसको आपको निकालने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। आपको बिना गवर्नमेंट के परमिशन के आप नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, तो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे अगर हम बात करें मेघालय और है कुछ देख लेते हैं। मेघालय ज़्यादातर मेघालय में ही होता है। ठीक है, मेघालय के चेरापूंजी है, जोवाई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, मेघालय में ही चेरापूंजी पाया जाता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है। ठीक है, जोवाई कोई एरिया है, तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग कि बिना गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी इस पर जो हक हो जाता है वो किसका हो जाता है, वहाँ की जो कम्युनिटी लोग हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर ट्राइबल लोग ही बसे हुए हैं, तो उन पर वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर उसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसका नाम रैट होल माइनिंग क्यों पड़ा, तो इसका कारण ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे क्या कीजिएगा कि मान लीजिए कोई लास्ट पोर्शन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये वाला पूरा मिट्टी है पूरा। ठीक है, और इसमें ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं कि तनी सुन निकाले यहाँ पर, फिर यहाँ निकाले, फिर यहाँ निकाले, फिर यहाँ निकाले, इस तरह से अंदर छेद करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सॉइल जो ऊपर था, ये जो सॉइल था यानी या जो रॉक था, या रॉक इसको बोल रहे हैं, इसके अंदर से गुफा जैसा, केव जैसा बनाने जा रहे हैं, यानी होल जैसा बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से अंदर घुसते जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं, यानी चूहा कैसे बिल में रहता है उसी तरह से ये लोग करते हैं। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो पड़ गया रैट होल माइनिंग। ठीक है, कुल मिला के बात आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसमें से क्या करते हैं, निकालते क्या है यहाँ से ये लोग, तो यहाँ से ये लोग निकालते हैं आपका कोल, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट ETC। ठीक है, फॉर्म फॉर लॉन्ग न्यूट्रॉन रैट होल माइनिंग नेशनल न्यूट्रॉन डिक्लेयर इलीगल एंड रिकमेंड स्टॉप फॉर्म। तो इसलिए NGT तो है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, NGT जो है, NGT यानी NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इन्होंने सख्त मना कर दिया है कि नहीं भैया, ये इलीगल एक्टिविटी है, ये जो है एक इलीगल एक्टिविटी है और आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये समझ में आता है। तो अभी आप लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे पाया जाता है, रैट होल माइनिंग क्या है। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि आगे क्या बुक में कह रहा है। अब ज़्यादातर हम लोग को वही पढ़ना है कि कौन मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ना है, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वही चीज़ को मोटा मोटी कौन कौन मिनरल्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है उसमें आपको बोल रहा है कि इंडिया इज़ फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल रिसोर्स, यानी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, अमीर है। ठीक है, हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कह क्या रहा है कि जैसे एक ही जगह सब नहीं पाया जा रहा है, कुछ वहाँ पाया जा रहा है तो कुछ वहाँ पाया जा रहा है, कुछ यहाँ वहाँ, मतलब कुछ यहाँ पाया जा रहा है, कुछ यहाँ पाया जा रहा है, कुछ यहाँ पाया जा रहा है। इस तरह से एक जगह पर ये लोग नहीं पाया जाता है मिनरल्स। कुल मिला के ये लोग ये कह रहे हैं। ठीक है,
ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द कोल, यानी ये कह रहा है कि जो पेनिनसुलर रॉक है, यानी ये आपका हो गया इंडिया, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है या नॉर्थ ईस्ट की साइड, ये सब जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यही आपका पेनिनसुलर रॉक में आता है, पेनिनसुलर रॉक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ द कोल, ज़्यादातर यहीं पर कोल उल जो है, यानी पेनिनसुलर रॉक में ज़्यादातर कोल उल जो है पाया जाता है। मेटालिक मिनरल जैसे मीका एंड मेनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, क्लासिफिकेशन में आप लोग ये पढ़ लिया होंगे। उसके बाद बोला है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, यानी कि पेनिनसुला के, ये पेनिनसुला था, ये आपका पेनिनसुला था, और यहाँ पर ये वेस्टर्न फ्लैंक हो गया और ये ईस्टर्न फ्लैंक हो गया, ठीक है। ये वेस्टर्न फ्लैंक हो, इसको हम लोग कर देते हैं, ये हो गया, देखिए ये हो गया ईस्टर्न फ्लैंक और ये हो गया वेस्टर्न फ्लैंक। यहाँ पर क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पेनिनसुला इन गुजरात एंड असम हम सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन डिपोजिट पाए जाते हैं, तो खुद पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन गुजरात एंड असम है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट, गुजरात और असम में ज़्यादातर, यानी कुल मिला के कह रहा है कि जो गुजरात हो गया या असम पोर्शन हो गया, गुजरात और असम में पेट्रोलियम पाया जा रहा है, पेट्रोलियम का डिपॉजिट पाया जा रहा है। ये पेट्रोलियम पढ़िएगा तो वहाँ पर भी क्लियर होगा, लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है तो समझ लेते हैं, ठीक है। राजस्थान जो है वहाँ पर रॉक सिस्टम पेनिनसुला है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं राजस्थान में भी। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी हमारा जो भारत, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया का जो मोस्ट पोर्शन है वहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेनिनसुला पठार, देखिए जहाँ पर पठार पाया जाएगा माउंटेन पाए जाएंगे, क्योंकि माउंटेन जो बने हैं वो धरती से निकले हैं मिनरल्स, तो वहीं पर न मिलेंगे। अब हम लोग के पास तो ये नहीं है, ठीक है, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पास तो जो समतल ज़मीन है, सिर्फ खेती करने लायक मिट्टी है, क्योंकि उन्हीं के माउंटेन से कट के हमारे पास आ गया है और हम लोग खेती कर रहे हैं, तो एलुवियल डिपॉजिट हम लोग के पास है, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि उतना दूर में आएगा तो वो एलुवियल डिपॉजिट जो पर है वहाँ पर लेके आएगा, नहीं है, बहुत कम चांस है, संभावना कम होता है। दिस वेरिएशंस एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कारण क्या है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कुछ यहाँ पाया जा रहा है, कुछ वहाँ पाया जा रहा है, कुछ राजस्थान में पाया जा रहा है, तो कुछ नीचे तक कहीं एको ठोप नहीं पाया जा रहा है, थोड़ा सा भी नहीं पाया जा रहा है। तो कारण क्या है इस सबके पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो वो सब जियोलॉजिकल पढ़ाई है, वो पीछे कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धरती बना कैसे है और इसके बनने के पीछे क्या क्या क्रम लगा है, ठीक है, अंदर से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ पढ़ेगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स, मतलब कौन कौन कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ पढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कोरिलेट्स टू द मार्केट पे इंपॉर्टेंट रोल रिजर्व, यानी कौन सा रिजर्व कहाँ है, ठीक है। जैसे गोल्ड माइन है, अब मान लीजिए कोई कहीं पर थोड़ा सा सोना मिला, ठीक है, और निकालने में इतना ना खर्च जाए, इतना के लाइन उतना ज़्यादा विदाई पड़ जाए, 10 रुपये की चीज़ 30 रुपया पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। तो वहाँ पर उस चीज़ को देख लिया जाता है कि मिनरल्स का कंसंट्रेशन ओर में कितना है, ठीक है, निकालने में कितना कम खर्चा होगा और मार्केट से कितना आसानी पड़ेगा। ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है अफेक्ट करते हैं, यानी रिजर्व को मतलब दिखाते हैं कि हाँ रिजर्व के लायक है कि अगर तीनों बेस्ट फिट हो रहा है किसी जगह पर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई यहाँ से निकला, मतलब ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा हो जा रहा है कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो तनी सुनना पावर निकल नहीं रहा है, उतना में दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर नहीं निकाला जाएगा सरकार। हाँ लार्ज स्केल पर पाया गया, जैसे झारखंड में कोयला तनी, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेगा, मार्केट वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलप होगा वो इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। बशर्ते ये तो नहीं हो पाएगा ना कि मान लीजिए कहीं पावर निकल रहा, आधा किलो निकल रहा, चल जाएगा कि चलो गाड़ी लेके मिनरल्स निकालना है, तो सरकारें के लॉस है, तो उस तरह से नहीं किया जाता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट रोल है। To meet the demand, choice has to be made between a number of possible options. When this is done, a deposit. When this is done, a mineral deposit or reserve to be mined. और जब ये सब चीज़ देख लिया जाता है तो उसको जो मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व होता है उसको बोल दिया जाता है कि माइन है। झारखंड में कोयला के माइन है, ठीक है, तो इस तरह से माइन बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग जब क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़े थे, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि फेरस होगा, ठीक है, फेरस नॉन फेरस, तो धीरे धीरे सारे मेटल्स को हम देखते हैं।
तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है फेरस मिनरल्स। यहाँ पर इसको अंडरलाइन थोड़ा सा किया जाएगा। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। यानी मेटालिक मिनरल में जो फेरस मिनरल है अबाउट 3/4 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ, मानी कुल मिला के जो मेटालिक मिनरल्स मिल रहा है, मेटालिक मिनरल 3 तरह का था, उसमें जो फेरस मिनरल जो होगा वो सिर्फ अपना 3/4 पोर्शन वो रखता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर देखिए इस चीज़ को अगर आप देखते हैं, यहाँ पर ये मेटालिक तीनों है जेकरा में ये फेरस वाला अकेले 3/4 भाग रखता है और ये दोनों मिल के 1 भाग रखता है। ठीक है, यानी कुल मिला के अकाउंट जो है ये 3/4 भाग, यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, 3/4 टोटल वैल्यू प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। ये क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए लोहा वाला जितना चीज़ है, सब चीज़ बनाने के लिए लोहा जरूरत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटालर्जिकल इंडस्ट्री, माने ऐसा इंडस्ट्री जिसमें एक्सट्रैक्ट मान लो कोई मशीनों निकल है, माइंस निकालने वाला, मुँह नोचवे हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, ये सब क्या हो गया, एक से एक मशीन सब लोहा के बनेगा, तो भैया इसके बिना काम तो नहीं चलने वाला है। तो बेसिक यही है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि ढेर मानी यहाँ तो फेरस मिनरल्स पाया जा रहा है, तो सबसे पहले अपना पेट भरता है इंडिया, यानी कि जितना हमको यूज है उतना हम रख लेंगे, उसके बाद क्या हम करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर, किसी और देश में हम भेज देंगे इंडिया से। जैसे इंडिया से हम कहीं और, जैसे कोई भी अलग कंट्री है वहाँ पर हम भेजेंगे। कब? जब मेरा पेट भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा तब हम आपको भेज देंगे। कुल मिला के ये चीज़ ये बात हो रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं आयरन ओर्स के बारे में समझते हैं। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बैकबोन है भैया, यानी रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इंडिया इज इंडोवेड विथ फेयरली अबेंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन। मतलब इंडिया में बहुत सारे प्रचुर मात्रा में आयरन ओर का पाया जाता है रिसोर्स। रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स, और इंडिया में अच्छा क्वालिटी का भी आयरन ओर पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यानी आयरन ओर का भी कुछ टाइप होता है, और उसमें जो है मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर है। यानी आयरन ओर जब हम बात करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आयरन ओर का जब हम बात कर रहे हैं, आयरन ओर का, उसमें इसका एक टाइप आता है मैग्नेटाइट ऐसे आता है, एक हेमेटाइट भी आता है, हेमेटाइट भी आता है। लेकिन ये जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट। इसमें क्या करता है, आयरन जो है इसमें 70% आयरन कंटेन होता है इसमें। इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। इसमें जो है मैग्नेटिक क्वालिटी भी शानदार होता है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। ठीक है, वैल्यूएबल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और काम करता है इसमें। उसके बाद हेमेटाइट ओर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आयरन ओर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी यूज। मतलब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इस चलते इंपॉर्टेंट भी है, बट हैज़ अ सिग्निफिकेंट लोअर आयरन कंटेंट। यानी कुल मिला के कि इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी बट हैज़ स्लाइटली लोअर आयरन का। यहाँ बताए थे कि एक होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो हेमेटाइट भी जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें 50 से 60% ही आयरन का मात्रा होता है। तब खुद सोच लीजिए कि मैग्नेटाइट अच्छा कि हेमेटाइट बढ़िया। आप समझ रहे होंगे कि मैग्नेटाइट जो है वो बेस्ट है, मैग्नेटाइट ही सबसे शानदार है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट वो बढ़िया हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया गया, और 2 तरह का आयरन हम लोग पाया गया। इसको फिर से एक बार ज़रा अच्छा से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छा से इस तरह से कि आयरन ओर जो हो गया मोटा मोटी 2 टाइप का हो गया। एक हो गया मैग्नेटाइट और एक हो गया हेमेटाइट। मीनिंग में थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो हो गया बेस्ट क्वालिटी हो गया, और ये
नॉर्मल क्वालिटी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल क्वालिटी का हो गया। दूसरा, इसमें 70% आयरन पाया जाता है और इसमें जो है 50 से 60% ही आयरन पाया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 चीज़ हो गया, ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ आयरन और यहाँ से अब आपका इम्पोर्टेंट चालू होता है कि आयरन और में कौन कितना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ डाटा पर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उड़ीसा देखिए अकेले 52% कवर कर रहा है, अदर में 7%, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटका 14%, झारखंड 11%। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। यानी पहला नंबर पर आपका आ रहा है, अगर पूछे आपसे कोई कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और, तो वहाँ पर आपका हो गया 1 नंबर उड़ीसा, 2 नंबर छत्तीसगढ़, 3 नंबर कर्नाटका और 4 नंबर झारखंड। यानी सबसे पहले हो गया उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये फिर हो गया कर्नाटका और उसके बाद आ गया झारखंड। कुल मिला के अब इतना याद नहीं रखने वाला, आप 1-2 को याद रखिएगा, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हो गया। ये देखिए 2016-17 का डाटा है, जिनके पास पुराना बुक होगा उनके लिए अपडेट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद बोल रहा है कि कुदरे इन कनाडा मीन्स हॉर्स, यानी कनाडा मतलब कर्नाटका का बात कर रहा है, तो वहाँ पर कुदरे का मतलब होता है हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, यानी जो ये इंडिया का अगर आप हम मैप देखें इस तरह से, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट। ये वाला पोर्शन हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, और यहाँ पर आपका पाया जाता है कर्नाटका, ये हो गया केरला, इसको हम लिखते हैं, ये हो गया आपका कर्नाटक। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट में ये जो है, ठीक है, कुदरे जो है, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिसेंबल द फेस ऑफ अ हॉर्स, यानी जो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है ना, यानी हाईएस्ट पीक जो चोटी है यहाँ पर कर्नाटका में, वो किस तरह से लगता है, वो हॉर्स की तरह लगता है। ठीक है, और हॉर्स को बोला जाता है कुदरे। ठीक है, द बेलाडीला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ एन ऑक्स, एगो बेलाडीला हिल्स है कर्नाटका में, वो कैसा लगता है, बैल के जैसा, बैल के खुर जो होता है उस तरह से, हम्प ऊंचा नहीं उठा रहता है, इस तरह से दिखेगा, और इस तरह से इसका नाम पड़ा है। तो इसलिए जो कोई ज़रूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पोर्शन आ गया आपका कि इम्पोर्टेंट आयरन और माइंस कौन से हैं, कौन इम्पोर्टेंट आयरन और माइन है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इसमें है आपका सबसे पहला कि मेजर आयरन और बेल्ट, यानी बेल्ट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन, मतलब ये रीजन है मान लीजिए, तो पूरा ये वो रीजन में पूरा खाली आयरन और पाया जा रहा है, तो इसको बोल दिया जाएगा कि ये आयरन ओर का बेल्ट है, केवल यहाँ पर आयरन ओर ही पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला जो नंबर पोर्शन पर पहला पोर्शन जो है वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। अब इसको थोड़ा मैप पर देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बदमपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट इन द एडजॉइनिंग सिंगू डिस्ट्रिक्ट झारखंड हेमेटाइट और इज माइंड इन गोवा एंड नोमाडी बिंडी। यानी कुल मिला के इसको थोड़ा मैप पर देखते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पर इस पोर्शन को देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस पोर्शन को देखिए, ये हो गया उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका उड़ीसा झारखंड बेल्ट। और यहाँ पाया क्या जा रहा है, मैग्नेटाइट और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह का हेमेटाइट और फाइंड कहा जा रहा है। ठीक है, इन द जाने सिंहभूम झारखंड हेमेटाइट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सिंहभूम है यहाँ पर वो पाया जाएगा। कुल मिला के ये मैप में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग सर्च मार सकते हैं। तो आपसे अगर सीधा पूछे, यहाँ पर ये देखिए कि आयरन और माइंस है, यहाँ लिखा हुआ है। तो आयरन और माइंस कौन है, गोवा है, मयूरभंज है और केंदुझर है। और कौन कौन पाया जाता है वो आपको देख लीजिएगा। कुल मिला के उड़ीसा झारखंड बेल्ट में मोटा मोटी 3 है, गोवा, केंदुझर, मयूरभंज और झारखंड। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये वाला जो पोर्शन, इसको हम लोग रंग देते हैं,
ये वाला जो पोर्शन हम रंग रहे हैं ये आता है आपका झारखंड में, ठीक है। ये ब्लू वाला जो पोर्शन हम रंग रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये उड़ीसा में आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये छत्तीसगढ़ में आ जाता है हमसे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर ये चीज़ था, ठीक। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट हम बात करें तो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में गुगा, मयूरभंज और केंदुझर, और यहीं पर क्या पाया जाता है, ये वाला बेल्ट होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट कहाँ है, तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट आपका यहाँ पर हो गया, देख लीजिए। दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो पीला से रंग रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा घेरते हैं लाल कलर से, ये वाला पोर्शन। ये वाला कौन सा आ गया, 36 दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। ये आ गया आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, यानी दुर्ग, बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट में ये आपका आ गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसमें ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले पोर्शन में लाई करता है हाई ग्रेड हेमेटाइट और फाइन, क्या मतलब बढ़िया क्वालिटी के हेमेटाइट पाया जाता है। कहाँ पर, बेलाडेला रेंज ऑफ हिल्स, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के बालाडीला में, जो कि बस्तर में है, वहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ग्रेड हेमाटाइट, यानी हाई ग्रेड हेमाटाइट फाउंड हो जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज 14 डिपोजिट सुपर हाई, मतलब छोटे छोटे और बहुत सारे पाए जाते हैं। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नीड फॉर स्टील मेकिंग। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी यहाँ जो आयरन पाया जाता है वो बहुत काम आता है स्टील बनाने में। आयरन और फ्रॉम दिज माइंस एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया, विशाखापट्टनम पोर्ट से। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, यहाँ से देखिए, इस मैप में देखिए, आप समझ में आएगा, ये बगल में पड़ रहा है, ये लोग के लिए यहाँ पर, और यहाँ से ये फिर एक्सपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, तो जापान, नॉर्थ कोरिया। क्योंकि अगर आप मैप देखिएगा वर्ल्ड का तो जापान इस साइड में आपका जापान पड़ेगा और नॉर्थ कोरिया भी यहीं पर पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या होता है, आसानी हो जाता है, इस तरह से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुल मिला के आप एक चीज़ यहाँ पर ये समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा रेंज, यानी पहला हम लोग पढ़ लिए, ये पहला था, ये दूसरा, अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि बलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका, यानी कुल मिला के सारे कर्नाटका में है। देखिए बात ऐसा है कि शायद हमको बोले ना, क्योंकि थोड़ा सा अंग्रेजी कमज़ोर है मेरा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये सारे पोर्शन पर कर्नाटका में आयरन ओर का बेल्ट पाया जाता है। याद करने वाला, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, बस यही मैप पर बता सकते हैं कि ये देखिए चिक्कामगलुरु है, बलारी है, जहाँ जो लाल रंग वाला जो भी जहाँ जहाँ पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, लाल रंग जहाँ पर है, यहाँ ये सब जो है, ये सब क्या पाया जाता है, आयरन और यही एगो बेल्ट हो गया। और इस बेल्ट को नाम जो तीसरा नंबर दे रहा है कि बलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामगलुरु, तुमकुरु बेल्ट, ये सारे पाए जा रहे हैं कर्नाटका में। कुद्रेमुख माइन लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका है 100% एक्सपोर्टेड, यानी कुद्रेमुख, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है, कुद्रेमुख माइन जो है किसके लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है। तो कुद्रेमुख माइन लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट, यानी ये जो है इस तरह से वेस्टर्न घाट, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट है, यानी ये जो है यही है वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन। ये देखिए, इसको इस तरह इस कलर से ये वेस्टर्न घाट में आता है और कर्नाटका भी इसी में पड़ता है। ये कर्नाटका आपका है, ये आपका हो गया कर्नाटका, ये हो गया आपका कर्नाटक, और यहीं पर ये पाया जाता है। तो कर्नाटक में ही क्या है, कुद्रेमुख माइन है, कुद्रेमुख माइन यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, इसमें शायद, हाँ देखिए यहाँ पर डिनोट किया गया है कुद्रेमुख माइन को। इस कलर से हम लोग थोड़ा देखते हैं, इस कलर से, ये देखिए कुद्रेमुख माइन। तो ये भी
अच्छा पाया जाता है। और क्या, कुद्रेमुख नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो इसको याद रखिएगा। ये कुद्रेमुख माइन जो है डिपोजिट नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसको पाइप के थ्रू मैंगलोर शिफ्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। चौथा आते हैं महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट में कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर ये वाला पोर्शन, इसको भी अलग कलर से दिखा देते हैं, इसको इस कलर से, ये वाला पहले तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा, और इसको इस बेल्ट कलर से देखिए, इस कलर से देखिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया गोवा और महाराष्ट्र बेल्ट, क्योंकि गोवा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर गोवा है और ये महाराष्ट्र वाला आपका पोर्शन है, और यहीं पर आपको ये पाया जाता है। गोवा महाराष्ट्र बेल्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। दो द वोर आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, ओर्स जो है हाई क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन इफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, लेकिन आसानी से एक्सप्लॉइट हो जाता है। ये आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमुगायो पोर्ट, और सबसे बड़ा चीज़ देखिए हम बताए थे कि कहाँ पाया जा रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी होना चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, इसके लिए ई वाला बेल्ट के लिए ईजी कौन पड़ गया आपको, ईजी पड़ गया जो पोर्ट, वो पड़ गया मोरमुगायो पोर्ट। ये पोर्ट है और यहाँ से आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो जाता है। कुल मिला के बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी अब 4 हम लोग बेल्ट पढ़ गए हैं। सबसे पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उसके बाद दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट, उसके बाद बलारी चित्रादुर्गा, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। याद करना हो तो आपको 2-3 बार इस मैप को खोलिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन मैप है, इसको खोलिएगा, ठीक है, और इसको देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि बार बार देखिए, ये लाल कलर वाला देखिएगा, ये आयरन ओर वाला है, तो आयरन ओर कहाँ, एगो 2 गो 3 गो, फिर ये वाला ये बेल्ट में, फिर ये बेल्ट में, फिर एगो ये बेल्ट हो गया, एगो ये बेल्ट, 4 गो बेल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। चारों बेल्ट में चारों जगह सबसे इम्पोर्टेंट जो है कर्नाटका का कुद्रेमुख है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट है आयरन ओर का वर्ल्ड में। कुद्रेमुख कहाँ पाया जाता है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि मयूरभंज किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, ये सारा चीज़ क्वेश्चन आता है। तो हमारा आयरन ओर हो गया ख़त्म। उसके बाद एक देख लेते हैं मैंगनीज, ठीक है। अब हम लोग को देखना है मैंगनीज। मैंगनीज का बात करते हैं। देखिए मैंगनीज का क्या है, मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैंगनीज का ज़्यादातर यूज स्टील के मैन्युफैक्चर में या फेरोमैंगनीज एलॉय की तरह काम किया जाता है। वैसे फेरोमैंगनीज का मतलब मैंगनीज प्लस आयरन मिला के जो एलॉय बनता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हम लोग व्हाट इज एलॉय, तो वही चीज़। तो मैंगनीज का यूज वहीं पर किया जाता है, किस चीज़ के लिए, स्टील बनाने के लिए, फेरोमैंगनीज एलॉय बनाने के लिए। 10 किलो ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड, 10 किलो रिक्वायर्ड होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। यानी कि 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज चाहिए, ठीक है। 10 किलो मैंगनीज बनाने के लिए, 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैंगनीज ज़रूरत पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट, ये सब में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जगह कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा कर्नाटका में और 5वां आंध्र प्रदेश में। याद कौन करना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को ज़्यादा ध्यान देख लेना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और ये तीनों क्योंकि आपस में इक्वल ही मिरर हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैप पर चलते हैं, मैंगनीज का देख लेते हैं कौन कौन है। तो आप मैंगनीज का यहाँ से देख लेते हैं,
मैंगनीज का कौन कौन पाया जा रहा है? एक तो हो गया बालाघाट, तो यहाँ पर मैंगनीज का हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। मैंगनीज वाला जहाँ जहाँ मिल रहा है, एक देखिए बालाघाट है, बालाघाट, उसके बाद नागपुर, नागपुर यहाँ पर आपको हम डिनोट कर देते हैं मैप में। नागपुर, बालाघाट, उसके बाद भंडारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मोरमुगायो में भी पाया जाता है। उसके बाद शिवमोगा, शिवमोगा, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के पाया जा रहा है कौन? मैंगनीज। मैंगनीज का साइन ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं, नागपुर हो गया। उसके बाद यहाँ पर था भंडारा, भंडारा। उसके बाद क्या बोलते हैं, गोवा के पास, ठीक है। गोवा में हो गया। और उसके बाद आपका कहाँ पर पाया जा रहा है? शिवमोगा, शिवमोगा। कोई मिला के इतनी जगह पर पाया जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से कि बालाघाट, नागपुर, भंडारा, गोवा, शिवमोगा, यहाँ पर मैंगनीज, आयरन ओर भी आप लोगों ने। एक्सपोर्टिंग पोर्ट कौन कौन से हैं तो ये आप जान गए। यहाँ पर मोरमुगायो हो गया, यहाँ विशाखापट्टनम हो गया, यहाँ पर मैंगलुरु हो गया, यानी कर्नाटका में मैंगलुरु, गोवा में मोरमुगायो, और यहाँ पर विशाखापट्टनम। यानी कुल मिला के हम लोगों ने इसके लिए कौन था बेल्ट? इसके लिए जो बेल्ट है दुर्ग, बस, चंद्रपुर, यहाँ पर विशाखापट्टनम था इसके लिए। इसको मिटा के थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया विशाखापट्टनम। उसके बाद इसके लिए था मोरमुगायो, यहाँ पर ये कुद्रेमुख, यहाँ पर कुद्रेमुख, यहाँ मैंगलुरु, मैंगलुरु, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा ये पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। इस मैप से खेल जितना ज़्यादा हो सके करिएगा, क्योंकि यही मैप याद करने में आपको आसानी दिलाएगा। उसके बाद बच गया है हमारा नॉन फेरस मिनरल, जिसको हम लोग कल देखेंगे। यानी अभी मुश्किल से 2 दिन और इस क्लास में लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है आज के लिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि पढ़ाई किया कीजिए, ऐसे काम चलावे से नहीं होगा, टाका टोकी मत कीजिए, ठीक। और जितना हो सके, क्योंकि पिछला वीडियो में भी हम लोगों ने आपको बता दिया है, ये इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रिवीजन देखिए, अगर आपको याद करना है तो एक ही दिन रट पर बैठ मत दिए कि आज पूरा स्वाहा कर देंगे। धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, समझिए कि फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास टाइम है। तो समय जाते, सब समय का सबसे बड़ा खूबी यही होता है कि समय जाइत टाइम नहीं लगता, यानी टाइम फिर टाइम नहीं देगा आपको। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ज़्यादा टेंशन लेके भी नहीं पढ़ना है कि आदमी कोमा में चल जाए, उतने पढ़ना है कि समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।